हेलो एवरीवन, कल हमने क्लास के अंदर बात की थी कि जो चैप्टर है वो ऑफिशियली अपना कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीटेड, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अपन कुछ क्वेश्चंस करे थे कल। अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, समझ में आ गया होगा। अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से प्रोविजन पर बेस्ड है। जल्दी से कंक्लूजन पर पहुंचने की बजाय क्वेश्चन समझने पर फोकस करो और ये चेक करने पर फोकस करो कि ये कौन से प्रोविजन पर बेस्ड है, एंड देन आपको प्रोविजन अप्लाई करना है। नोट्स आपके पास सही, तो सही प्रोविजन रीड करो एंड देन इंटरप्रेट करो कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। A is principal and supplies the groundnut to his agent, and the agent is supplying the groundnut of the like kind and like quality in subsequent supplies. At a price of 5,000 rupees per quintal on the day of supply. कोई जल्दी नहीं है मेरे को, मैं वापस से लाइन रीड कर रहा हूं और हर बच्चा इन्वॉल्व होगा मेरे साथ लाइन पढ़ने में। राइट, ए प्रिंसिपल एंड सप्लाई द ग्राउंडनट्स टू इज एजेंट। ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा सर, प्रिंसिपल ने एजेंट को माल दिया। प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाईज की। प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को ग्राउंड नट सप्लाईज किए जा रहे हैं। ये जो एजेंट है इज सप्लाइंग ग्राउंड नट, मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को क्या प्राइस पे सप्लाई दी, ये प्राइस तो उन्होंने बताया ही नहीं। ये तो आपको वैल्यू कंप्यूट करनी है कि प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को जो भी ग्राउंड नट सप्लाई किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू। और क्या प्राइस में सप्लाई किया वो कुछ भी मेंशन नहीं किया। इन्होंने जो मेंशन किया है, ध्यान से पॉइंट टू बी नोटेड, 5,000 रुपीज पर क्विंटल, वो प्रिंसिपल टू एजेंट का नहीं है। सेकेंड लाइन में क्लियरली दिया हुआ है क्या, एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड नट्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, मतलब वैसा ही मिलता मिलता प्रोडक्ट जो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है। एजेंट सेम डे जो पुराना स्टॉक होगा वो सेम स्टॉक मिलता जुलता प्रोडक्ट 5,000 रुपीज पर क्विंटल में सेल कर रहा है। सेल एट द रेट रुपीज 5,000 पर क्विंटल, पर क्विंटल। समझ में आ रही है बात? क्या प्राइस में सेल कर रहा है, 5,000 रुपीज पर क्विंटल। कितनी प्राइस में सेल कर रहा है, 5,000 रुपीज पर क्विंटल। यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? आंसर नहीं, वैल्यू सप्लाई क्या होगा वो आंसर हम बाद में बात करेंगे, पहले बार क्वेश्चन तो पूरा इंटरप्रेट कर ले। यस, वेरी गुड। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर इज सप्लाइंग द ग्राउंडनट्स ऑफ द लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी टू द एजेंट एट ए प्राइस ऑफ 4,550 रुपीज पर क्विंटल। किसकी प्राइस की बात हो रही है, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल ने जो अदर कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा हो तो उन्होंने दिया ही नहीं। ना तो प्रिंसिपल ने एजेंट को जिस प्राइस पे दिया वो बताया हुआ है, ना प्रिंसिपल अदर कस्टमर को जिस प्राइस पे दिया वो भी नहीं बताया। इन्होंने जो बताया है वो क्या बताया है, जो इंडिपेंडेंट सप्लायर है कोई, अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर, इंडिपेंडेंट सप्लायर, उसने बेचा है 4,500 रुपीज 50 पर क्विंटल। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। या ऑनलाइन में से तुम में से कोई ट्राई करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? पूर्वी, पूर्वी पारित, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? पहले तो ये बताओ रूल, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? प्राची अग्रवाल,
तेज बोलना, कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? रूल नंबर 29। वेरी गुड, रूल नंबर 29। और रूल नंबर 29 क्या कहता है कि यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को यदि कोई भी गुड्स यदि सप्लाई किया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी ओपन मार्केट वैल्यू। यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, प्रिंसिपल ने अदर कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा वो वाली प्राइस दी हुई नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ओपन मार्केट वैल्यू यदि अवेलेबल नहीं है तो ओपन मार्केट वैल्यू या एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर क्या था? 90%। किसका 90% था? 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फ्रॉम बाय एजेंट टू कस्टमर। मतलब एजेंट ने कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा उसका 90%। दैट मींस ओपन मार्केट वैल्यू तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो एट द ऑप्शन ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या किया जाएगा? 5000 इंटू 90%, दैट इज अ 4500 पर क्विंटल, दैट इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर 4550 वो अपन इग्नोर करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट सप्लायर का लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का वैल्यू है, तो अपन यहाँ पे प्रिज्यूम करेंगे कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ओपन मार्केट वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि एजेंट ने कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा उसका 90% के दर पे अपन वैल्यूएशन कर सकते हैं। दैट मींस 4500 रुपीज पर क्विंटल। लॉक कर दूं? फास्ट 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 फास्ट। बाकी बच्चे जल्दी 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 समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं किसी को? सामने थंब इंप्रेशन दे दिया अपनी चैट पे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू विजिट कैलिफोर्निया यूएसए टू मीट हिज कजन एंड वांट सम फॉरेन करेंसी। क्योंकि वो जब यूएसए जाएगा तो उसको डॉलर चाहिए होगा, तो वो इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता है मिस्टर एक्स। तो ही कन्वर्टेड $500 फ्रॉम द ऑथराइज्ड मनी चेंजर एट द रेट 82 रुपीज पर यूएस डॉलर एंड रिसीव 41,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, अपने तो करेंसी के लेवल से देखना है, क्योंकि मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू विजिट यूएसए टू मीट हिज करण। यदि आपको जाना है तो आपको डॉलर चाहिए, तो उसने रिसीव 41,000 रुपीज किया, उसकी जगह आना चाहिए पेड। चलो मैं चेंज कर देता हूं। रीजन समझ में आ गया बेटा? आप यदि इंडिया में हो, यदि आप अमेरिका जाओगे तो आप पे रुपया होगा, तो रुपये के बदले आप क्या करोगे? डॉलर। तो आपने 41,000 रुपीज पे किया एंड डॉलर आपके पास आया, तो 41,000 रुपीज देके आपने क्या किया? डॉलर लिया। राइट और नॉट? मीन्स मिस्टर एक्स ने बाई किया यूएस डॉलर, क्योंकि भैया अमेरिका जाऊंगा तो मुझे डॉलर चाहिए होगा। और जो मनी चेंजर है, क्योंकि आपको पता है मनी चेंजर कौन हो गया? मनी चेंजर को क्या बोलते हैं अपन? सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई। तो मनी चेंजर ने क्या किया? फॉरेन करेंसी बेची, सोल्ड यूएस डॉलर। इतना समझ में आ गया? वापस से थंब इंप्रेशन दे दो जल्दी से, जो मैंने बोला समझ में आया? क्योंकि यदि आपको चाहिए तो बैंक वाला क्या कर रहा है? दे रहा है। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। तो मिस्टर एक्स ने बाई किया और मनी चेंजर सप्लायर ने क्या किया? सोल्ड किया यूएस डॉलर। आपको पता होगा मैंने दो तरीके बताए थे, या तो आप डिफरेंस के फॉर्म में लिख लो, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, एक आरबीआई का रेट क्योंकि आरबीआई रेट दिया हुआ है और दूसरा एक्चुअल रेट। और मैंने एक तरीका बताया था कि एग्जाम में फॉर्मूला लिखना होगा तो इस तरीके से बना सकते हो, या डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि जो भी मनी चेंजर है ज्यादा में बेचेगा और कम में खरीदेगा, और जब ज्यादा में बेचेगा तो आप क्या करोगे?
इसमें क्वेश्चन से मिस्टेक भी है, पूरा का उल्टा पुल्टा दे रखा है, तो ठीक है, अपन तो अपना डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, तो अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बोलेंगे, आरबीआई जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके हिसाब से कर लेंगे, आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस एक्चुअल रेट, बाय और सेल रेट लिखो ही मत, आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई विथ फॉरेन करेंसी। तो यहां पे वैल्यू सप्लाई क्या होगा, आरबीआई जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 82.50 माइनस एक्चुअल रेट दिया हुआ है 82, दोनों का अपन डिफरेंस निकाल लेंगे इनटू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी कितनी आएगी अपनी, डेट इज ऑफ $500, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा। कितना है जल्दी बताओ, वैल्यू 250 रुपया। समझ में आ गया, बहुत सिंपल बताया था, एक बार चेक कर लेना 250 हो गया 2500 होगा, वैसे 250 ही होगा क्योंकि 500 का 0.50 है, 0.50 राइट। क्लियर है सबको, लॉजिक समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। जब भी मतलब वैसे हमारे पास क्या होता है, जब करेंसी कन्वर्ट होती है दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में जब आरबीआई का रेट दिया हुआ है, एक्चुअल रेट दिया हुआ है, तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट करना है, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 2 के आधार पे कर लिया। आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 1 भी ले सकते हो, आपको याद होगा लप्पा 1 लाख रुपीज तक की यदि कोई भी करेंसी एक्सचेंज की जा रही है, तो 1 लाख रुपीज की कोई भी करेंसी एक्सचेंज की जा रही है, तो 250 और 1% ऑफ 41,000 विच एवर इज आया, तो 410। तो क्या फायदा है 410 करने का, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर 1 लिया ही नहीं। तो आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 1 भी ले सकते हो, लेकिन जब आरबीआई का रेट दिया हुआ है तो हमने ऑप्शन नंबर 1 की बात ही नहीं की, डायरेक्टली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ऑप्शन नंबर 2 से। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि आरबीआई रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस निकाल लो और मल्टीप्लाई कर लो विथ फॉरेन करेंसी, दैट इज अ वैल्यू। इस वैल्यू के ऊपर डायरेक्ट अब कोई भी 1% नहीं होगा क्योंकि पहले ही आपने डिफरेंस निकाला है, राइट। तो 250 रुपए वैल्यू है, इसके ऊपर जो भी जीएसटी का रेट है 5%, 10%, 12% या 18%, वॉट एवर जीएसटी रेट इज गिवन, उतना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना। कंफर्म ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रेडी। निशा एंटरप्राइजेस सप्लायर, निशा एंटरप्राइजेस सप्लायर मेड सप्लाईज। तो सप्लायर ने सप्लाईज की, कितनी सप्लाईज की, 7,50,000 रुपीज। सप्लायर सप्लाई 7.5 लाख रुपया ऑफ टीके सर्विसेज टू टीके सर्विसेज। तो सप्लायर है निशा एंटरप्राइजेस, सप्लाईज की 7.5 लाख रुपए की, और जो रेसिपिएंट है वो कौन है, दैट इज टीके एंटरप्राइजेस। There was a tax levied by the municipal authorities on such sale of Indian rupees 75,000 rupees full stop. पहला पॉइंट, क्या क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है कि 7.5 लाख रुपए के अंदर ये अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है? क्या क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि 7.5 लाख रुपए के अंदर जो अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंक्लूडेड है? नहीं दे रखा है। तो साइलेंट में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अलग से दी हुई है, वो सेपरेट है। मतलब सप्लायर बोलता है भैया जो मैं तेरे को सर्विसेज दे रहा हूं, जो सप्लाईज दे रहा हूं ना, उन सप्लाईज का 7.5 लाख रुपए है, टैक्स अलग से लगा के दे रहा है, ऑन सच सेल्स 75,000 रुपीज, जीएसटी अलग से ऐड कर रहा है 37,500 रुपीज। पॉइंट नंबर 3, पैकिंग चार्जेस यहां दिया हुआ है नॉट इंक्लूडेड, और वैसे भी हमने ये प्रिज्यूम किया है कि नॉट इंक्लूडेड। हमने साइलेंट में ये प्रिज्यूम भी कर रखा है कि जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंक्लूड नहीं है,
और पैकिंग चार्जेस के लिए इन्होंने सेपरेटली क्लियरली और मेंशन कर दिया कि ये जो पैकिंग चार्जेस हैं 15,000 रुपीज के, ये 7,50,000 रुपीज की प्राइस में ऐड नहीं है, इंक्लूड नहीं है। पॉइंट नंबर 4, निशा एंटरप्राइजेस। निशा एंटरप्राइजेस received a subsidy of 30,000 rupees from NGO on the sale of such goods, and the price mentioned above is after taking into account the subsidy. Discount offered 1%. एंड ये क्लियरली मेंशन कर रखा है 7.5 लाख रुपया मेंशन ऑन दी इनवॉइस, जो मेन इनवॉइस है, जो मेन प्राइस है, तो 7.5 लाख रुपए के ऊपर 1% का क्या डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। यू हैव टू कंप्यूट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या डिटरमाइन करना है एवरीवन? क्या बात है, किसने कर भी लिया? ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे कि तुमने सही किया गलत किया। हमें पहले बात करनी है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अपन एडिंग क्या बनाएंगे एवरीवन? एडिंग एडिंग क्या बनाओगे सर? जो कैलकुलेट करना है, क्या डिटरमाइन करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। किसके लिए? ऑफ निशा एंटरप्राइजेस। जो भी आपका ईयर है वो ईयर आप मेंशन कर देना कि इस मंथ के लिए, इस पीरियड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब 2 कॉलम बनेंगे। क्या 2 कॉलम बनेंगे? सोचो। पार्टिकुलर्स अमाउंट। 2 कॉलम बनेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये लिख देना, पार्टिकुलर्स अमाउंट। प्राइस चार्ज्ड transaction value amount given in the invoice 7,50,000 rupees. Nisha Enterprises ने 7,50,000 rupees की सप्लाईज की, that is the transaction value, that is the price mentioned in the invoice. अब जो इंफॉर्मेशन दे रखी यदि वो इंक्लूड करनी है रेनी ऑनलाइन में, ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट इंक्लूड होंगे? रेनी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट वैल्यू में ऐड करने हैं? ऑनलाइन में निशा, हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट वैल्यू के अंदर ऐड करने? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर 5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। यदि उनको वैल्यू में ऑलरेडी ऐड नहीं कर रखा है तो उन एडजस्टमेंट को आपको ऐड करना होगा। एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एडजस्टमेंट ऐड होंगे और 15 सबसेक्शन 3 डिस्काउंट को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो पहला पॉइंट, प्राची अग्रवाल ऑनलाइन में पहला पॉइंट वैल्यू के अंदर ऐड होगा कि नहीं होगा? ये तो अपन ने प्रिज्यूम कर लिया। वर्किंग नोट में आप चाहो तो लिख सकते हो। हमने माना है कि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है यदि कहीं क्लियरली मेंशन कर रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज वैल्यू के अंदर ऐड नहीं। तो यदि कोई भी टैक्सेस, जो म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, क्या वो वैल्यू के अंदर ऐड करने होते हैं या नहीं करने होते लॉ के अकॉर्डिंग? कौन सा पॉइंट? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 पहला एडजस्टमेंट, एनी टैक्सेस ड्यूटीज अदर देन जीएसटी। जीएसटी के अलावा यदि कोई भी टैक्सेस है सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा। और ये हमने प्रिज्यूम कर रखा है कि ऑलरेडी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? म्युनिसिपल टैक्सेस, ये वैल्यू के अंदर क्या करना होगा? ऐड करना होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ये आपको वर्किंग नोट बनाने होंगे, अलग से लिखना पड़ेगा
कि टैक्सेस वैल्यू के अंदर ऐड करना होता है, ये वैल्यू के अंदर ऑलरेडी ऐड नहीं था, इसलिए हमने वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया। ऑनलाइन में भूमि, ऑनलाइन में भूमि पॉइंट नंबर 2, जीएसटी वैल्यू के अंदर ऐड करना है क्या? भूमि, हेलो, जीएसटी वैल्यू के अंदर ऐड करना है क्या? पॉइंट नंबर 2, सी जीएसटी एंड जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई वाज रुपीज 37,500। भूमि, नो, रिप्लाई किसी और ने किया। तो यदि ये वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा तो क्या चक्षुदा तुम बताओ, क्या जीएसटी वैल्यू में से माइनस करना होगा क्या? चक्षुदा, अभी मैं अपनी क्लास ऑनलाइन ले रहा हूं, है ना, अभी मैं अपनी क्लास ऑनलाइन ले रहा हूं, फेस टू फेस नहीं बुला रहा किसी बच्चे को, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, और फेस टू फेस कोई बच्चा नहीं है, तो मैंने बोला चक्षुदा फेस टू फेस आएगी, आंसर इज नो, तो सर उसको क्लास से निकाल दो, क्लास में आइए, कहां से निकालू? मतलब जीएसटी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा, यदि ऑलरेडी ऐड किया होता तो मैं माइनस कर देता। और अपन ने क्वेश्चन में पहले प्रिज्यूम कर रखा, तभी मैंने वो लाइन बोली थी पहले कि हमने ये प्रिज्यूम कर रखा है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है तो यही माना जाएगा कि वैल्यू के अंदर ऐड नहीं है। बोला था नहीं बोला था चक्षुदा? तो ये तो बात समझ में आ गया। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 म्युनिसिपल टैक्सेस वैल्यू के अंदर ऐड होगा, तो म्युनिसिपल टैक्सेस वैल्यू के अंदर ऐड नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया। और जीएसटी भी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा, यदि इंक्लूड किया होता तो माइनस करना होता, और जीएसटी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा और ऐड किया हुआ भी नहीं है, तो इसे वर्किंग नोट नंबर 2, तो वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर आ जाएगा कि जो भी जीएसटी है वो जीएसटी आपने वैल्यू के अंदर ऐड कर रखा होता तो माइनस कर देते, और ये वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करना। तो 37,500 रुपये ऐड तो नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि जब ऐड किया हुआ ही नहीं है तो माइनस वाली बात ही नहीं आती। यदि चक्षुदा क्लास में आ जाती और यदि फेस टू फेस अलाउड नहीं होता तो उसको घर भेज देते, लेकिन यदि वो घर बैठे यदि वीडियो देख रही है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? नो ट्रीटमेंट। रीजन समझ में आया? कोई जल्दी नहीं है बेटा। ओषा शर्मा ऑनलाइन में काफी बच्चों का रिप्लाई आ गया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, सबको आगे ईमानदारी से। मतलब आपको एज ए स्टूडेंट क्या ध्यान देना है, दिमाग को ज्यादा जोर दो ही मत, आप तो सबसे पहले ये चेक करो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में क्या हुआ, एडजस्टमेंट ऐड होगा कि नहीं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि यदि वो एडजस्टमेंट ऐड नहीं कर रखा है, ऐड करना है तो ऐड कर दो, और जिन एडजस्टमेंट को ऐड नहीं कर रखा तो ऐड कर दो, और यदि ऐड करना भी नहीं है और ऐड नहीं भी कर रखा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यदि ऐड नहीं करना और गलती से आपने ऐड कर दिया तो माइनस। समझ में आ गई बात? नाउ थर्ड, यह सबका रिप्लाई आ गया, पैकिंग चार्जेस। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता तो अभी हम यही प्रिज्यूम करते हैं कि वैल्यू के अंदर ऐड नहीं कर रखा, और यहां पे भी इन्होंने यही लाइन दे रखी है कि पैकिंग चार्जेस जो 7,50,000 रुपीज का जो प्राइस है उसके अंदर वैल्यू के अंदर ऐड नहीं कर रखा। लेकिन आपको पता है सप्लायर यदि कोई भी एक्स्ट्रा करता है, जो भी चार्ज करता है फ्रॉम दी बायर, वो सब वैल्यू के अंदर ऐड करना होता है। तो पैकिंग चार्जेस क्या होंगे? वैल्यू के अंदर ऐड होगा, और वैल्यू के अंदर ऑलरेडी आपने इंक्लूड भी नहीं कर रखा है। कितना अमाउंट? 15,000 रुपीज। लॉक कर दो एवरीवन। यस, बिल्कुल सही बोला, ये ऐड होगा 15,000 रुपया। निशा एंटरप्राइजेस, निशा एंटरप्राइजेस पॉइंट नंबर 4, received a subsidy of rupees 30,000.
Nisa Enterprises received a subsidy of Indian rupee 30,000 from an NGO on the sale of such goods. And the price mentioned above is after taking into account this subsidy. ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम दो चीजें देखते हैं, लोग क्या कर रखा है और पर्सन ने क्या कर रखा है, फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ये बात समझ में आती है? तो लोग क्या कहता है कि यदि आपने कोई भी सब्सिडीज यदि किसी एनजीओ से रिसीव्ड की, दक्ष क्या यदि आपने कोई भी सब्सिडीज यदि किसी एनजीओ से यदि आपने रिसीव्ड की, तो एज पर लो सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्या वैल्यू के अंदर ऐड होगा कि नहीं होगा? दक्ष ऑनलाइन में अनुपुनिया, Nisa Enterprises received a subsidy of Indian rupees 30,000। पर्सन ने क्या ट्रीटमेंट कर रखा है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट बैठेगा, वो तो बात की बात है। एडजस्टमेंट वाली बात बाद में करना, पहले तो ये बताओ मुझे कि लोन में सब्सिडीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है? अनुपुनिया, इंक्लूड होता है। ये मैं बताऊं कि ऐड होगा कि नहीं होगा, वो तो एडजस्टमेंट हो गया। एडजस्टमेंट तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं तो पहले पूछ रहा हूं कि जो निशा एंटरप्राइजेज ने 30,000 रुपीज जो एनजीओ से जो सब्सिडी रिसीव किया, क्या ये इंक्लूड होता है या इंक्लूड नहीं होता? यस, ये इंक्लूड होता है। वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया? कौन सा पॉइंट है, कोई बताएगा तुम में से? कौन सा पॉइंट है ये? फिफ्थ, यदि सप्लायर को यदि किसी भी पर्सन से यदि कोई भी सब्सिडीज यदि रिसीव होती है, यदि किसी भी सप्लायर को यदि कोई भी सब्सिडीज यदि किसी भी पर्सन से एनजीओ से कहीं से भी रिसीव होती है, वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से यदि कोई सब्सिडीज रिसीव हुई हो तो वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होता। बाकी जो भी आपको सब्सिडीज मिली हो वो सब आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यस, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती तो हम बोलते हैं नॉट इंक्लूडेड, लेकिन यहां पे क्लियरली दिया हुआ है फ्रॉम एनी अदर पर्सन दैट इज एनजीओ। तो यदि एनजीओ से यदि कोई भी सब्सिडीज यदि आपने रिसीव किया तो उसको इंक्लूड करना है, वो ऐड होगा। लेकिन चेक करना पड़ेगा सप्लायर ने क्या किया। सप्लायर तुमने क्या किया, क्या किया देखते हैं। निशा एंटरप्राइजेज रिसीव ए सब्सिडी ऑफ 30,000 रुपीज फ्रॉम एनजीओ। 30,000 रुपए का सब्सिडी रिसीव किया। ध्यान से, हेलो, प्राइस मेंशन अबव, अबव मतलब ऊपर 7.5 लाख रुपया। तो ये जो 7.5 लाख रुपए की जो प्राइस मेंशन है इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दी सब्सिडीज। तुम्हें से कोई ट्राई करेगा, इसका मतलब क्या है? पर्सन निशा ने क्या किया? निशा ने 30,000 रुपीज की जो सब्सिडी रिसीव की है, ये 30,000 की सब्सिडीज रिसीव करने के बाद हमने प्राइस मेंशन की। हेलो, कोई मतलब बताएगा तुम में से?
ऑलरेडी इंक्लूडेड ए, निशा ने बोला। बाकी बच्चे बोलो। मैं एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा। कोई किसी को देख रहा हो तो बाद में देखना, एक बार कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत इजी एग्जांपल समझाता हूं चिन्मय ट्यूटोरियल्स के एग्जांपल से। ये कोई भी स्टूडेंट ले लो, ठीक है। चिन्मय ट्यूटोरियल सप्लायर मिस्टर एक्स रेसिपिएंट, चिन्मय ट्यूटोरियल सप्लायर मिस्टर एक्स रेसिपिएंट। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने अपना सेकेंड मॉड्यूल पढ़ाया, फीस कितनी बताई? जीएसटी हटा दो क्योंकि वैल्यू के अंदर वैसे भी वो ऐड नहीं होता, तो जीएसटी के बिना 23,000 रुपीज। तो चिन्मय ट्यूटोरियल्स है जो कोचिंग की सर्विसेज जो प्रोवाइड की मिस्टर एक्स फॉर इट इज 23,000 रुपीज। कितना अमाउंट? 23,000 रुपया। कितना अमाउंट? 23,000 रुपया। कोई कंफ्यूजन? मिस्टर एक्स के बिहाफ पे एनजीओ ने मुझे 10,000 रुपए दे दिए और मिस्टर एक्स ने मुझे कितना दिया? 13,000 रुपए। समझ में आ रही बात? तो मिस्टर एक्स ने मुझे, मैंने मिस्टर एक्स को बोला 13,000 रुपए दे दो। मिस्टर एक्स को मैंने क्या बोला? मुझे 13,000 रुपए दे दो। तो मिस्टर एक्स का क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर मैं तो 3,000 रुपए दे दूं 10,000 माइनस करके। बेटा सुन 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 सुन, जो 13,000 जो तेरे को देने के लिए बोल रहा हूं ना, ये सब्सिडीज कंसिडर करने के बाद है। वैसे मेरी फीस 23 है। मेरी सुनना बात। चिन्मय ट्यूटोरियल्स ने बोला सुन भैया 13,000 तेरे को देना है, तो फिर मिस्टर एक्स ने बोला 13 में से 10 माइनस कर दो। ये 13,000 तब है जब मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि मुझे एनजीओ से 10,000 रुपीज का सब्सिडी मिल रहा है। तो एनजीओ मुझे 10,000 बोल रहा है, इसलिए मिस्टर एक्स तेरे को 13,000 में दे रहा हूं आफ्टर कंसिडरिंग दी सब्सिडी। ये 10,000 रुपए की सब्सिडी कंसिडर करने के बाद, आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, मैंने कितना प्राइस बताया उसको? 13,000 रुपए देने के लिए बोला। अब वो 13,000 में से 10,000 माइनस कर दे तो भैया पागल हो गए तुम। टोटल अमाउंट 23,000 है। टोटल अमाउंट 23,000 है। यदि मैं 23,000 बोला होता तो मैं बोलता तू 13,000 तू पे करके 10,000 एनजीओ दे देगा। लेकिन यदि मैंने जो आपको प्राइस बताई है, यदि वो प्राइस आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडीज, एनजीओ से 10,000 मिलने की वजह से मैंने मिस्टर एक्स को बोला भैया तू मुझे 23 मत दे, तू मुझे 13,000 दे दे। बेटा तुम लोगों की बहुत गलती है, जंप करते हो। कुछ बच्चों के दिमाग में फिर आ गया आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बाहर में जाए आंसर क्या होगा। जो लाइन दी हुई है उसको समझने में दिमाग में, इतना जल्दी जंप मत करो कि आपको वैल्यू सप्लाई के अंदर प्लस करना है माइनस करना है, वो सब आ जाएगा। अभी जो बोल रहा हूं वो समझो। तो क्या समझे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसका मतलब वैल्यू में क्या करना है वो बात की बात। हम लोगों की आदत खराब हो गई, दिमाग जल्दी जल्दी जाता है। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बाहर भी जाए आंसर। जो लाइन दी हुई है उस लाइन को समझने का ट्राई कर। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन गुड मॉर्निंग। भूमिका, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लाइन को समझो। निशा एंटरप्राइजेज ने 30,000 रुपीज का सब्सिडी रिसीव्ड किया और जो ऊपर प्राइस बताई गई है 7.5 लाख रुपए की, उसमें सब्सिडीज का इंपैक्ट कंसिडर कर लिया। इसका मतलब आपने 30,000
कम करके 7.5 लाख रुपए लिए। इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस कितनी है, ओरिजिनल प्राइस कितनी है जल्दी ऑनलाइन 780। मतलब वैसे प्राइस 780 है, लेकिन एनजीओ ने 30,000 रुपीज का सब्सिडी दिया, तो उसको कंसिडर करके हमने रेसिपिएंट को बोला 7.5 लाख रुपए दे देना। ये बात आई कि नहीं आई समझ में? मैं कहा था, यहां था, यस इधर देखो। एज पर सेक्शन 15 एवरीवन ऐसा बोलेंगे, एज पर सेक्शन 15 ये वैल्यू के अंदर ऐड होगा। निशा ने क्या कर रखा है, जो सब्सिडी 30,000 रुपीज की रिसीव कर रखी है आफ्टर टेकिंग, और सब्सिडी रिसीव करने की वजह से जो प्राइस है उस प्राइस में आपने क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है। क्योंकि वैसे प्राइस कितनी है 780, लेकिन 30,000 रुपीज एनजीओ से रिसीव होने की वजह से सप्लायर ने रेसिपिएंट को 780 की बजाय 750 बताया, तो आपने क्या कर रखा है, एक्सक्लूड। लवसिका ऑनलाइन में, सॉरी लविसिका, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो अदरवाइज मत लेना। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम बताओ जल्दी से बेटा, एडजस्टमेंट क्या होगा? क्योंकि लो बोलता है कि 30,000 रुपीज ऐड होना चाहिए, जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, सब्सिडी कंसिडर करने की वजह से रेसिपिएंट से 30,000 रुपीज कम लिया, तो एडजस्टमेंट क्या होगा, जो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के दिमाग में फिर डाउट आया, सर मान लो या तो ये लाइन दे रखी है, यदि लाइन नहीं दे रखी होती तो मैं साइलेंट में प्रिज्यूम कर लेता कि जो ये प्राइस बता रखी ये आफ्टर टेकिंग इनटू सब्सिडीज है, तब भी मैं यही ट्रीटमेंट करता, लेकिन तब मुझे एज्यूम्ड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मुझे एज्यूम्ड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो क्लियरली लाइन दे रखी है कि जो प्राइस सप्लायर निशा एंटरप्राइजेज ने टी के सर्विसेज रेसिपिएंट को बताई, उसमें हमने सब्सिडी जो एनजीओ से मिला उसको कंसिडर किया, मतलब हमने उसको कम प्राइस बताई। यहां तो क्लियरली मेंशन है कि 30,000 ऐड करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि ये लाइन नहीं दे रखी होती, ये क्लियरिटी नहीं होती कि जो प्राइस ऊपर मेंशन है उसमें सब्सिडीज कंसिडर किया नहीं की, तो साइलेंट में भी प्रिज्यूम करते कि सप्लायर रेसिपिएंट को जो भी प्राइस बताएगा, यदि उसे किसी एनजीओ से यदि कोई भी सब्सिडीज मिलेगी तो उसको वो कंसिडर करके बताएगा। तो एनजीओ से यदि आपको कोई भी सब्सिडीज मिलती है तो उसको आप क्या करो, ऐड कर लो। जो मैंने बोला मेरी बात समझ में आई एवरीवन? वेरी गुड। तो यहां पे 30,000 क्या करना पड़ेगा, वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा, तो मैंने 30,000 रुपीज वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया, 30,000 रुपीज वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया। यस ऑनलाइन में डॉली डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा? वेरी गुड। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट की वजह से आपको कम प्राइस पे करनी पड़ती है, तो डिस्काउंट क्या होगा, कितना परसेंट है, 1% है। 1% किसका होगा, जो प्राइस मेंशन है, दैट इज 7,50,000 रुपीज ओरिजिनल अमाउंट। तो 7,50,000 का 1% कितना होगा बेटा, 7,500। एक बार चेक करना, यही आएगा। ये माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको अपन नाम देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मुझे जल्दी से बता दो, जिस वैल्यू के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करोगे वैल्यू कितनी आ रही है, 750 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, लेकिन माइनस 7,500। कितना है अमाउंट, 8,62,500। बट चेक करना, यही आ रहा है ना, टोटली में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यही आ रहा है, वेरी गुड, डन बाय एवरीवन।
यस, सबका मैसेज आ गया है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट करते जाओ, फटाफट करते जाओ। Question number 5. Mr. Ramaswamy manufacturer provide the following particulars. Price of the machine, price of the machine, और ये कुछ चार्जेस आपको अलग से सेपरेटली दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन करा दिया क्या, एक बार मुझे डाउट हो रहा है। शायद ये क्वेश्चन करवा दिया क्लास में मैंने। शख्सियत ने बोला यस सर, बाकी बच्चे ये वाला हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। जब हो गया तो वापस से क्यों करें। डन, कंफर्म। तो ये चैप्टर कंप्लीटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए। अब एक बार पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से देखिए लास्ट तक वापस से पढ़ लेना। तो पूरा चैप्टर यदि आप एक साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड बहुत जल्दी तुम लोगों को प्रैक्टिस कंपाइल भी मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकते हो। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।